क्या डाउट है बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 9 में। 8th में कोई डाउट? नो सर। चल तो आगे चलते हैं जरा, एक सेकेंड, सब बच्चे नहीं है अभी। हाँ जी, 9th पे आ जाते हैं। 8th की ये दो एंट्रीज और थी नीचे की तरह, ये भी चेक कर दो, 15, 20, 20 और 30 की। ये किसकी है? ये 8th की तो नहीं लग रही। ये कुछ गड़बड़ है क्या परीक्षा बीच में? ये कौन से क्वेश्चन की आ गई भाई? आगे पीछे हो गया लग रहा है कुछ। ये कौन से क्वेश्चन की है एंट्रीज? जनवरी 2015। सर ये ना पुराने एडिशन में चंद्रिका करके एक मतलब एक क्वेश्चन था, जो टीचर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके दिया था, अच्छा। उसे मैं क्रॉप करना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, 9th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या डाउट है निशाद, बताओ बेटा। सर इसकी अप्रैल 26 और अप्रैल 30। अप्रैल 26 देखते हैं पहले। सुमन्स चेक रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। इसका नहीं मतलब सर उसकी, हाँ चलिए ये भी बता दें। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुमन का चेक था, हमने सुमन को चेक, एक सेकंड, ऊपर क्या था, हम कौन है, हमने लिखा हुआ ऊपर, लिखा पेड टू सुमन बाय चेक। तो हमने सुमन को चेक से पेमेंट करी थी, ऊपर देखो 22 अप्रैल को, ठीक है। तो उसकी यस एंट्री सर। क्या आई थी? पहले मैं उसकी एंट्री दिखा देता हूँ आपको। उसकी एंट्री आई थी, ये रही, 22 अप्रैल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 22 अप्रैल को यस आपने सर। पेमेंट करा चेक से, तो बाय सुमन 2500 बैंक में आ गया। अब वो वाला चेक हमारा रिटर्न हो गया टेक्निकल ग्राउंड पे, यानी कि हो सकता है हमारा सिग्नेचर मैच नहीं हुआ हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि आपका ओवर राइटिंग हो गई हो चेक के ऊपर। हाँ, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो रिटर्न हो गया, तो यानी डिसऑनर की एंट्री होगी पहले तो यानी डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? यहाँ बाय सुमन था तो यहाँ पे टू सुमन आ जाएगा। ये बात समझ आई? क्लियर यस है? सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, तो हमने क्या करा, फिर सुमन को कैश में पेमेंट कर दी। आई बात समझ में? तो एक तरह यस से सर। अगेन दो स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स कंबाइन कर रखा है यहाँ पे लिखा हुआ एक ही लाइन में। तो दूसरा स्टेप का क्या होगा बेटा? पेमेंट करोगे कैश में तो बाय सुमन 2500 रुपये आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, पहले समझो इस बात को। सबसे पहले आपने सुमन को पे करा चेक से, उसकी एंट्री उधर आ गई बाय सुमन 2500 बैंक के नाम से। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका ये चेक डिसऑनर हो गया, तो यही एंट्री रिवर्स हो गई, अपोजिट साइड में रिसिप्ट साइड में आ गई टू सुमन के नाम से। और अब आपने उसको कैश में पे कर दिया, तो बाय सुमन 2500 कैश में। और बताओ कौन यस सा निशान? सर। इसके बाद जो दूसरी अप्रैल 26 की बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस, तो बाउंसिंग बाउंसिंग चार्जेस चार्ज का होगा। यानी कि आप बाउंस कर रहे हो उसके, वो चार्ज ले रहे हो नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपका जो चेक बाउंस हो गया है उसके बैंक ने चार्जेस लगाए, ठीक है। और क्योंकि इसमें आपकी गलती है तो आप इसको बेयर करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो आपने जो, हाँ बेटा, बैंक चार्ज हाँ, तो बाय बैंक सर चार्जेस, तो और बैंक अपने हमारे अकाउंट से डायरेक्टली काट। बैंक, तो सर ये जिसके ऊपर एंट्री हुई है उसके बेसिस पर हमें हमने चार्ज किया है जो हमारा डिसऑनर हुआ था चेक। हमने चार्ज नहीं किया है, बैंक ने हमसे चार्ज किया। बैंक ने कहा तुमने यार मेरे को, मतलब हमने मतलब पे किया। तुमने ठीक से चेक नहीं बनाया, तुम्हारी वजह से मेरे को इतनी मेहनत लगी, पहले मैंने वहां वो चेक भेजा, फिर उससे लड़ा कि भैया ये चेक क्या गड़बड़ है इसमें बता, समझा, फिर मैंने नोटिंग करी, तो ये सारी मेहनत जो करी मैं इसके चार्ज लूंगा, ठीक से तो चेक सर बनाया ये करो। जो ऊपर वाला है अप्रैल 26 का, उसी के चार्ज है ना? हाँ हाँ, उसी से हमने रिलेटेड है पे बेटा। किए। और सर अप्रैल 30 की भी। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। तो निगम ने हमारे बैंक में जमा कर दिया और हमें हाथ के हाथ सेम डे पे इंटीमेशन मिल गया, तो हम एंट्री हाथ के हाथ कर देंगे। तो बाय निगम के नाम से, ओ सॉरी, टू निगम के नाम से बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। सर इंटीमेशन वही हुआ ना कि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई हाँ कि हाँ हमारे पास हाँ, रिसीव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है बेटा। बाकी किसी और को डाउट 9th क्वेश्चन में? आगे चलो, चेक करो बेटा, अगर 9th में किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। चलो चल जाओ भाई। जर्नल देख लो, एक जर्नल एंट्री रखे, चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू, क्या लिखा है बेटा? ये क्या नाम लिखा है बेटा? नीरज। नीरज। नीरज को भी शर्म आ जाएगी कि तूने उसके नाम को क्या कर रहा है। नीरज लग नहीं रहा सर वो है थोड़ा इसमें। आर उड़ गया, थोड़ा हाँ, आर नहीं एन नहीं, बन तेरी गया। राइटिंग वैसे अच्छी है, मैं मजाक कर रहा हूँ।
तेरी राइटिंग अच्छी है, मेरी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, तो तेरी राइटिंग तो मेरे से तो बहुत अच्छी है। इतना अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, बाई चांस नीरज में समझ नहीं आ रहा, बाकी सब अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ जी, 10th में आ जाते हैं। हाँ निशात, कुछ डाउट है? यस सर, एक और 9th क्वेश्चन में। पूछ बेटा। सर जो उसमें अप्रैल 12th की एंट्री है, उसका मतलब यही हुआ ना कि बैड डेट्स हुआ था तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था लास्ट ईयर, और अब हमें रिसीव हो रहा है वापस से नहीं, बैड क्या डेट्स लिखा है पढ़ रिकवर। लेते हैं। क्या लिखा है? रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। बैड डेट कहाँ से आ गया बेटा ये? बैड डेट कहाँ से आ गया? बैड डेट तो कहीं वर्ड ही यूज नहीं है दूर दूर तक। ये कह रहा है चेक रिसीव हुआ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई क्लेम डाला था, हमारा कोई इंश्योरेंस में कोई 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 गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हुए होंगे, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डाला था। याद करो ना, गुड्स लॉस्ट ऑन बाय फायर या अर्थक्वेक, ये यस वाले सर। सिनेरियो में तो हम करते थे ना, कंपनी के पास क्लेम डालते थे, फिर कंपनी उसको प्रोसेस करती थी। तो ये वो है बेटा कि लास्ट ईयर हमने कोई क्लेम डाला हुआ था, यानी हमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने थे, ये हमारा एसेट है। तो हमें इससे पैसे आ गए, चेक मिला है तो, यानी और चेक जमा कर दिया होगा अज्यूम के सेम डे पे अगर, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। और किस नाम से आया? टू नेशनल इंश्योरेंस। कहाँ पे है ये रहा। तो सर इसमें जो लॉज लास्ट ईयर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ उसमें? लॉस्ड मतलब कि फाइल किया था, ये क्लेम हमने पिछले साल फाइल किया था, उससे क्या फर्क पड़ना है? अल्टीमेटली हमारे को पैसे आ रहे हैं, हमारे लिए ये एसेट था। चाहे इस साल भी फाइल किया होता, हमें तो पैसे आ रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, हम उसका नाम लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो। हाँ जी, 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखो जल्दी से बेटा सब लोग। देखो मैं इतना टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है कैश बुक का, और कैश बुक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ एंट्रीज को लेकर के, तो प्लीज डिस्कस करो। ईशा बताओ बेटा, कौन सी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है? सर 20 चैन की। Goods of 10,000 were destroyed during transportation. Transportation company admitted the claim in full. अगेन अगर मैं इसकी दो एंट्रीज करता तो पहली होती गुड्स लॉस्ट बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसको ट्रांजिट कहते हैं, रास्ते में गुड्स लॉस हो गए। टू परचेजेस, पहली एंट्री ये होती, लिख के दिखाओ। सर मतलब कैश बुक में नहीं आएगा। अरे लिख के दिखा रहा हूँ ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेज, तो पहली एंट्री तो बेटा ये होती। और दूसरी एंट्री क्या होती? अगर इंश्योरेंस कंपनी वाला वो कह रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है इन फुल, तो दूसरी एंट्री होती इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। समझ आ रही मेरी बात? तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करता तो क्या हो जाता बेटा, ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कैंसिल हो जाता, बचता क्या, इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज। तो आप या तो ये दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, और दोनों ही एंट्री कहाँ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में, तो ना कैश है ना बैंक इन्वॉल्व में, दोनों ही जनरल प्रॉपर में जाएगी बेटा। और अदरवाइज दूसरा तरीका क्या, आप सिंगल एंट्री करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज हो जाएगी। क्लियर? और पूछो ईशा। यस सर बस। निशाद पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर ये जो इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज है, तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगी? नहीं बेटा, परचेज बुक में तो कौन सी आती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तू क्या परचेज कर रही है यहाँ पे? फिर ओके सर। हाँ जी, और कोई डाउट 10th में? चलो आगे, चेक करो जरा, एंट्री चेक कर लो बेटा। इलेवेंथ में बताओ बेटा, इलेवेंथ में किसी को कोई डाउट? किस कैश बुक खत्म होगा, पेटी कैश पे आएंगे जल्दी से। हाँ स्निग्धा। सर 10th के नोट्स बताने की। हाँ नोट्स बता दो बेटा, क्या नोट्स आएंगे 10th के? 18th वाला एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, क्योंकि इसमें कैश क्रेडिट कुछ लिखा नहीं है लेकिन नाम लिखा है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन वुड बी एंटर्ड या रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। और दूसरा? और सर जैन 20th भी नहीं रिकॉर्ड होगा नहीं? हाँ जैन 20th नहीं होगा, लेकिन उसको तो जनरल प्रॉपर में करेंगे ना बेटा, तो उसका नोट नहीं ठीक है। आएगा, वो तो मैंने अभी बताया जनरल प्रॉपर में आएगी। ओके सर। ठीक है, चलो 11th पे आ जाओ। गाइस प्लीज अपना अपना कैमराज ऑन कर लो प्लीज, जो लोग कर सकते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कैमराज ऑन कर लो प्लीज।
और मुझे थम्स अप करके बताओ बेटा कि जिन जिन का ये क्लियर है। चलो आगे। ईशा एंड प्रथम, बेटा आपका क्लियर है ये? चलो आगे। चेक कर दिया? ओके, सो 11th में कोई डाउट नहीं है। ये जर्नल प्रॉपर्टी की एंट्री भी चेक कर लो जरा एक बार, और फिर जल्दी से बस पेटी कैश बुक पे आते हैं, देन विल। हाँ जी, पेटी कैश बुक। बेटा क्वेश्चन नंबर कट गया तेरा इसमें लग रहा है। अच्छा, ऊपर इस तरफ को लिख दिया तुमने। भाई अगर आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर आना चाहिए इन दी बुक्स ऑफ। सर वो पहले मैं सोच रही थी कि मैं वर्टिकल ही बनाऊं, हाँ पर नहीं कोई बात इतना आएगा नहीं, नहीं क्लैटर हो आएगा, जाएगा सही तो। बात है। ये पेटी कैश बुक में और खास करके एनालिटिकल पेटी कैश बुक में तो बहुत ही मुश्किल है। तो देख लो भैया, अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक में इसमें टोटल आएगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ इसका टोटल आएगा, यहाँ इसका टोटल आएगा, इसका आएगा, इसी तरह यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। सर टोटल बताऊं? कोई बात नहीं, वो टोटल तो आई थिंक सब कर ही लेंगे। हाँ निशात पूछो बेटा। सर ये जो ऑफिस क्लीनिंग वाली एंट्री है अप्रैल 28 की, उसको हम ऑफिस एक्सपेंस लिख सकते हैं? लिख सकते हो। आप उसको अलग से कैटेगरी बनाना चाहते हो सैलरीज की जगह, राइट? नहीं सर, जैसे ऑफिस क्लीनिंग को मैं अकाउंट की बाय जगह, ऑफिस एक्सपेंस हाँ अकाउंट। ठीक है, इतना चल जाता है बेटा। और सर जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो हम सैलरीज में डाल सकते हैं? में डाल नहीं सकते, वो तो उसी में आएंगे। मिसलेनियस और सैलरीज का तो मतलब ही सेम है। मिसलेनियस का क्या मतलब है? छोटे मोटे खर्चे, यस सर। जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। इसी तरह सैलरीज का मतलब भी है ये। और सर अगर जैसे कि मेरा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कहीं 1000 आ रहा है और कहीं थोड़ा कम आ रहा है बहुत, तो मैं उसको एक तरफ तो मैं दोनों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डालूंगी, या जो कम वाला है उसे सैलरीज में डाल सकते हैं? बेटा अगर एक बार तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अकाउंट खोल दिया है, उसका कॉलम बना यस दिया सर। है, तो फिर तो उसी में आएगा ना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। एक बार अगर वो बना हुआ है तो फिर तो उसी में आएगा, फिर सैलरीज में क्यों जाएगा? ओके सर। हाँ, 13th में चले बेटा। देखो भाई 13 चेक करो प्लीज। अगेन सेम चीज, टोटल आ जाएगा बेटा सब सारे कॉलम्स के नीचे, वो ध्यान रखना। चलो आगे। चेक करो बेटा, एक बार चेक करो, थम्स अप करके बताओ जिन जिन ने चेक कर लिया प्लीज। निशा डाउट है आपका? सर यहाँ पे जो बाय बैलेंस सीडी का जो मतलब वो टोटल जो आ रहा है पेमेंट्स का, वो 3781 है, और फिर टू कैश अकाउंट में भी 3781 है, लेकिन इसमें डिफरेंट है कुछ। यहाँ पे 3651। हाँ ये इसने यहाँ तो नीचे तो गलत किया है बेटा, ये 3781 आएगा, क्योंकि जितने पैसे खर्च किए उतने ही तो मिलेंगे आपको, ठीक है परीक्षा। और ऊपर कितना है? ऊपर 1349 था, तो आई थिंक ये टोटल तो ऊपर वाला तो ठीक है। यस सर, ऊपर वाला तो सही ये है। नीचे वाला गलत है बेटा, नीचे 3781 आएगा। और कुछ? हाँ बेटा बताओ ईशा। सर सितंबर 7th की सेकेंड वाली रीइंबर्समेंट। रिसीव्ड कैश रिइंबर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट। हाँ इसका मतलब ये है बेटा कि आपके पास बैलेंस था पुराना 1349, और जो हम कहते हैं ना कि हम सबसे पहले जाकर के परीक्षा क्या करेगी भाई, सबसे पहले जाकर जो मेन कैशियर उससे कहेगा लाओ भाई मेरे को बैलेंस पूरा करो। कितना बैलेंस होना चाहिए? ऊपर लिखा है 5000, तो यानी उसने बाकी ये 3651 रुपए कैशियर से ले लिए, ठीक है। क्लियर हुआ ईशा, नहीं हुआ? ठीक।
रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट मतलब आपने कैश रीइंबर्स करा लिया कि भाई 5,000 रुपये होने चाहिए मेरे पास, तो 3,651 रुपये मेरे पास कम थे तो वो उससे ले। हाँ जी परीक्षा पूछो क्या डाउट है। सर इसमें इन द बुक्स ऑफ राजन नहीं आएगा ना, वो तो कैशियर का नाम है, पेटी कैशियर का। क्या लिखा है, राजन बुक्स तो किसी मेंटेन्स द और की है। कॉलमनर। नहीं बेटा राजन की ही है ये, क्योंकि ये क्या लिखा है, राजन अकाउंटेंट है। राजन मेंटेन्स तो वे हम उसके बिहाफ पे ही बोल रहे हैं, जो ओनर होता है उसी का नाम आ रहा है ये। तो तो नॉर्मली क्या कहते हैं, तो अगर मान लो राजन की बुक्स परीक्षा भी बना रही है तो बाहर वालों के लिए तो हम क्या बोलेंगे, राजन ऐसे ऐसे मेंटेन कर रहा है अपनी किताब, चाहे राजन के बिहाफ पे परीक्षा कर रही हो। ठीक है, तो राजन शुड बी दी पर्सन जिसकी बुक्स है। तो बुक्स ऑफ राजन ही लिखो ना। हाँ इन दी बुक्स ऑफ राजन ही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो 14th लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अदर बुक्स। एंड सन्ड्रीज के ऊपर कोई झगड़ा नहीं करेगा कि कौन सी आइटम सन्ड्री में आएगी, कौन सी उसका कॉलम अलग बनाओ या नहीं बनाओ। भाई देखो मैंने आपको समझाया था, इट वुड डिपेंड अपॉन द पर्सन जो बना रहा है ये। अगर उसको लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑल अदर एंट्रीज ये छोटे छोटे खर्चे लग रहे हैं जो और फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और अमाउंट भी छोटा है, तो फिर बेटर तो है सन्ड्रीज में दिखा दो। तो लेकिन उसमें कोई झगड़ा नहीं करना कि सर ये वाला आएगा या वो वाला आएगा। जो आपको लग रहा है कि हाँ जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है ज्यादा, बार बार नहीं आ रहा है और अमाउंट भी कम है, तो वो बेटर है वो दिखा दो। हाँ परीक्षा। सर मैंने एक 1700 वाली सनराइज में डाली है, तो वो ठीक है या नहीं है? यार देख आइडियली तो वो अलग आनी चाहिए क्योंकि अमाउंट मोटा है उसका। ठीक है, तो आइडियली वो सनराइज में नहीं जानी चाहिए बेटा। तो मेरे से पूछे कि तो मैं तो वही बोलूंगा कि 1700 वाली अलग से आनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। चाहे वो एक ही एंट्री है लेकिन एक ही बड़ी एंट्री है, तूने स्टेशनरी का भी तो 1000 उसमें अलग से डाला है, तो फिर वो भी अलग से ही आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है गाइस सबको। हाँ निशाद पूछो बेटा क्या डाउट है, जल्दी से लास्ट टॉपिक क्लोज करते हैं। सर इसमें जो डेट है टू बैलेंस बीडी की और टू कैश की वो जुलाई 1 होगी। हाँ वो लिखा नहीं है यहाँ पे, और ये जून और 30 सर होगी। ये हाँ जो मुझे इसका डाउट था। हाँ बेटा। जून 8 की एंट्री है लॉक्स हाँ हाँ, परचेज। तो फॉर द मंथ होगा ना ये, कब का ये नहीं महीने का सर, मैं जून 8 की हाँ क्वेश्चन पूछो 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 एंट्री पूछ रही हूँ। पूछो। लॉक्स परचेज तो उसमें हम बाय लॉक्स लिखेंगे। बाय लॉक्स लिख सकते हो, बाय टूल्स लिख सकते हो, ये सब लूज टूल्स में आते हैं, लूज टूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, सर मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस में डाला है। नहीं मिसलेनियस एक्सपेंस वर्ड मत यूज करो, बेटर है कि थोड़ा कुछ अगर डिटरमाइन कर सकते हैं हम किसी चीज में तो वो बेटर है। तो जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ इन सबको क्या बुलाते हैं, लूज टूल्स। आपने अभी तक नहीं करा था कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बुलाते हैं लूज टूल्स। तो जैसे डाइज होती हैं, ओके लॉक्स होते हैं, ये सारी चीजें लूज हैं। ठीक है, चलो क्लोज करें बेटा। परीक्षा बताओ जल्दी से, डाउट पूछो बेटा फिर क्लोज करो। सर क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग हिज वीक, तो मतलब तभी मेरे को डाउट था, तो इसे हम क्लोज वीक के एंड पे करेंगे, मतलब 11 पे जब या मैं फिर से मंथ के पढ़ता हूँ, एंड पे? देख लेता हूँ यार क्या लिखा है। A petty cashier in a firm received 15,000 at the petty cash interest on 4 जून 2021 during the week is expected। हाँ तो फिर तो वीक का ही लिखा तो वीक कर देते हैं, तो फिर ये वीकली मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जून 8 को खत्म हो रहा है और यहाँ जून 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब क्लोज करते हैं और जल्दी से अदर बुक्स पे आते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अदर बुक्स को करने में, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस करेंगे सब लोग, 10 मिनट लूंगा आप लोगों के, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। मैंने आज ऑलरेडी ये बना रखा है सारा कुछ, इसके अंदर सिर्फ आपको हाईलाइट करके समझाऊंगा कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, बुक्स कौन सी बची है हमारी। अदर बुक्स में क्या क्या आता है बेटा, कैश बुक तो हो चुकी, अदर बुक्स में क्या क्या आता है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर भी हो चुका है हमारा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या समझना है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब मजे की बात क्या है, इन सबका एक ही फॉर्मेट है। तो चाहे परचेज बुक बनाओ, सेल बुक बनाओ, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कोई सी भी बना रहे हो सबका फॉर्मेट सेम है। ठीक है, तो मैं एक डिस्कस कर रहा हूं, एक के साथ 3 3 और क्या चाहिए,
है ना। भगवान ऐसी चीजें देता रहा करे यार, कहाँ ऐसा ऑफर मिलता है, कभी मिलता है आपको ऐसा ऑफर? हाँ, 3 के साथ 1 सुना था, 1 के साथ 3 फ्री सुना था, देखो हम ऐसा ऑफर यही मिलते हैं हमें। चलो देखो, तो जरा फॉर्मेट समझ लेते हैं बेटा क्या है। मैं आपको परचेज बुक बना के दिखा रहा हूँ। अगेन सबसे पहले तो ऊपर आएगा इन दी बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक बना रहे हो, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान लेते हैं गुप्ता स्टेशनरी की। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ एक स्टेशनरी का किसी का काम है। अब स्टेशनरी का काम है तो वो क्या खरीदेगा, स्टेशनरी खरीदेगा किसी और पार्टी से, यानी कि पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर यही सारी चीजें खरीदेगा, और ये खरीद के फिर आगे बेचेगा, है ना। तो यही सारी इसके लिए गुड्स है। तो हमने एग्जांपल लिया, जैसे मान लो पहली ट्रांजैक्शन है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में, क्या दिया होगा वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया होगा परचेज फ्रॉम गर्ग स्टेशनरी दिल्ली, और यहाँ पे साथ में मैं आपको जीएसटी भी बताता जा रहा हूँ, तो देख लेना आप जीएसटी अब आप सीख चुके हो। तो हम एक साथ ही सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये दिखाई देगी। ठीक है, कि जीएसटी को भी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान देना जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके, कि भैया तुम कहाँ के हो और कहाँ से खरीदा गया है। अगर तुम भी दिल्ली के हो और तुमने खरीदा भी दिल्ली से ही है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर तुम दिल्ली के हो और खरीदा कहाँ से है, फरीदाबाद से, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो जीएसटी का कौन सा वाला लगेगा, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, गड़बड़ पता है क्या होती है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, अगर यहाँ दिल्ली की जगह लिखा होता मान लो फरीदाबाद, यानी हम कहाँ के हैं, फरीदाबाद के, क्लियर। ठीक है, तो लोकल कब माना जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा शकुन? जब फरीदाबाद टू दिल्ली होगा। नहीं, मैं IG सीजीएसटी एसजीएसटी पूछ रहा हूँ। सर जब फरीदाबाद मतलब हरियाणा के अंदर ही बेचा जाएगा सामान। जब फरीदाबाद के, फरीदाबाद टू फरीदाबाद ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब Yes. ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब गड़बड़ क्या होती है, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे को तो दिमाग में दिल्ली चल रहा होता है, फरीदाबाद से दिल्ली, अगर फरीदाबाद से फरीदाबाद बिक रहा है, हम तो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाले पार्टी ने कहाँ की थी, फरीदाबाद की, हम दिल्ली के, हम ऐसे रिलेट कर होते हैं। अरे अपने से रिलेट नहीं करना है, इससे रिलेट करना है, ये कहाँ का है। ठीक है, ये फरीदाबाद का है, अगर ये फरीदाबाद में ही बेच रहा है या खरीद रहा है तो लोकल हो गया, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी। और अगर ये फरीदाबाद से किसी और स्टेट में बेच रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये बेच रहा है या खरीद रहा है किसी और स्टेट से, तो आईजीएसटी। क्लियर। तो ये गलती बहुत कॉमन है, हम अपने से रिलेट कर लेते हैं, हम तो दिल्ली के हैं, तो अगर दूसरा स्टेट और कहीं लिखा है तो फिर आईजीएसटी। अरे नहीं, उसका स्टेट देखो क्या है। ठीक है, हाँ जी परीक्षा पूछो बेटा। सर मेरे स्कूल में फॉर्मेट बहुत ही अलग बनवाया है, अच्छा, कैसा सा बनवाया, मुझे फोटो खींच के भेज दो मतलब एक जो बार। डिफरेंट कॉलम्स है ना वो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, फोटो तो खींच के भेजो एक बार, और फिर हम डिस्कस अच्छा करते हैं उस पर फोटो भी। एक सेकंड भेजती हूँ। हाँ, फोटो खींच के भेजो और फिर डिस्कस करते हैं। पहले ये ले ऐसे फॉर्मेट बनाया है, ये ले ऐसा सा दिख रहा है तेरा फॉर्मेट, देख इतना, क्या इतना है ये, कहाँ चलेगी परीक्षा, परीक्षा देख जरा, इतना फॉर्मेट है क्या? डिटेल की जगह टोटल कॉस्ट लिखा होगा। सर डिटेल है और फिर उसके बाद एक और कॉलम है हाँ, उसके टोटल बाद करके। टोटल कॉस्ट कर दिया होगा, कोई बात नहीं। यही है बस, यही वाला, यही फर्क था ना, तो समझ लो। चलो पहले परीक्षा ने एक चीज रेस करी है, पहले इसी को समझ लो। जैसे बेटा अभी आप बना रहे थे ना एनालिटिकल, क्या था, क्या बोलते हैं उसको, पेटी कैश। हाँ पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल परचेज बुक सेल बुक या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की बात करें तो इतने कॉलम आते हैं, इसके साथ में एक कॉलम आ रहा आ जाता है यहाँ पे, अगला जो कॉस्ट लिखा है उसकी जगह साथ में आ जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल इतने कॉलम बनते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कब बनते हैं इतने कॉलम, जब आपका कोई और आइटम होता नहीं है, यानी कि आपका कोई आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब नहीं होता, प्लस आपका कोई फ्रेट वेरेट ये सब नहीं होता, यानी सिर्फ आपने माल खरीदा, इतनी इंफॉर्मेशन दी है कॉस्ट। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है, तब तो इतना सही फॉर्मेट बनेगा। लेकिन अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा है, जहां जीएसटी इंक्लूड हो गया, या जहां पे आपका मैंने क्या बताया दूसरा उसके अलावा फ्रेट वगैरह कुछ यूज हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपके और कॉलम बढ़ जाते हैं, उन रिस्पेक्टिव चीजों के लिए कॉलम बढ़ जाते हैं। तो बेसिक कॉलम इतने हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी है, फ्रेट भी है, तो जीएसटी और फ्रेट के अपने अपने अलग कॉलम आ गए। देखो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, तीनों जीएसटी का आ गया। और परचेज है तो इनपुट आएगा, अगर सेल होता तो यहाँ क्या आ जाता, आउटपुट हो जाता, यही फर्क होता। और क्योंकि फ्रेट भी दे रखा क्वेश्चन में, इसलिए फ्रेट का भी आ गया, और फिर एक साइड में टोटल कर दिया। क्लियर।
ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गए सारे के सारे, क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अगर सिर्फ परचेज की इन्फॉर्मेशन होती कि कितने पे हमने जो माल खरीदा है, कॉस्ट का ही बताया होता, जीएसटी और फ्रेट ये सब नहीं होता, तो फिर हमारे कॉलम सिर्फ इतने ही रहते। क्लियर हो गया गाइस? परीक्षा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पहले क्या दे रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये लो, छोटा कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है परचेज फ्रॉम गर्ग स्टेशनरी दिल्ली, ठीक है, परचेज फ्रॉम गर्ग स्टेशनरी दिल्ली 100 रजिस्टर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 20 पेंसिल सेट्स ऑफ ₹50 ईच। तो ये जो मैंने 100 रजिस्टर 220 पेंसिल सेट्स ये सब जो लिखा है ना, ये सब क्वेश्चन में बताया होगा कि कितने पेंसिल सेट कितने रजिस्टर खरीदे और क्या रेट था उनका। ये पर क्वांटिटी रेट है, 100 ईच और 50 ईच, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया होगा कि हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद फिर होगा आपका कि जीएसटी कितना रेट है। तो आपको जीएसटी का रेट बताया होगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, आईजीएसटी लगेगा सीजीएसटी। तो आपको बताया होगा जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी का बताया होगा कि 10% है, तो ऑटोमेटिक हो गया कि इसका आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी का 5-5 होगा। क्लियर, समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो अब इस और साथ में इस क्वेश्चन में फ्रेट का भी बता रखा होगा कि गर्ग स्टेशनरी को हमने 100 रुपए की फ्रेट पे करी। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे, डेट डाली हमने 1 अप्रैल 2019, नाम लिखा पार्टी का और साथ में कॉमा डाल करके लिखा कहाँ का है, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, इसी से पता चलेगा कि इसमें जीएसटी कौन सा है, ठीक है। नाम लिख देने के बाद उसके बाद कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन लिखा कि हमने क्या क्वांटिटी क्या आइटम मंगाई और कितनी क्या उसका रेट था। तो हमने 100 रजिस्टर मंगाए 100 रुपए ईच। इसी तरह से 20 पेंसिल मंगाई, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, जरा देखते रहना। 100 रजिस्टर मंगाए 100 ईच, ठीक है। कितने का हो गया टोटल? 10,000 रुपए का, ठीक है। और इसी तरीके से 20 पेंसिल सेट मंगाए, 50 रुपए का पेंसिल सेट था एक, तो कितने का हो गया टोटल? 1,000 रुपए का। टोटल यही आइटम मंगाई हमने 1/4 को, तो यानी टोटल हमारे पास कितने अमाउंट की आइटम आ गई? 11,000 रुपए की। तो कलर बड़ा गंदा सा लग रहा है, दूसरा लेते हैं। हाँ जी, ये बेटर। तो यानी टोटल हमारे पास कितने की आइटम आ गई? 11,000। यहाँ तक समझ आया सबको? मुझे थम्स अप करके बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे रखी थी, बस कैसे लिखना है मैंने आपको ये समझा। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि भैया ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। भाई 11,000 की तो आइटम थी, लेकिन हमें कितने की मिली? 10% के डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% आपने यहाँ माइनस करके लिखा, ये माइनस कर दिया, इसका 10% निकाला, 11,000 का 1,100, नेट फिगर आ गई 9,900, ठीक है। नेट फिगर आ गई 9,900। उसके बाद आगे आपको दे रखा है कि जीएसटी लगना है। अब जीएसटी कौन सा लगेगा? एक दिल्ली था, दूसरा भी दिल्ली है, तो ये कौन सा हो गया? यहाँ दोनों जगह देखा, ऊपर नीचे दोनों जगह दिल्ली है ना, तो कौन सा हो गया ये? इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और रेट मैंने आपको बताया कि दिया होगा क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ ज्यूम करके चल रहा हूँ 5-5%। तो आपने 5-5% अगेन किस पे निकलेगा? 9,900। तो ये सारी वर्किंग तो हम पहले करते आ रहे थे, बस इसको ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में। ये सारा हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो भी फ्रेट वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है आपने वो ऐड कर दी। यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? पहले यहाँ जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, दिस इज इजीएस्ट। कैश बुक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो बहुत आसान है। हाँ निशात पूछो बेटा। पहले तो कैमरा ऑन करो सर तभी बताऊंगा, क्योंकि कैमरा ऑफ हो जाते हैं सबके, बड़ी गलत बात है। बताओ। सर अगर हमें इनपुट जीएसटी और रेट ये नहीं दिया होगा तो हमें उसको कॉलम बनाना जरूरी नहीं है। तो कॉलम पर, अरे अभी तो समझाया, जरूरत नहीं है ना फिर। तो फिर तो इतना सा बनाया, काम खत्म, बस इतना। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, जब वो दिया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा उनका कॉलम अलग से? ठीक है। हाँ चलो। और अब इसको क्या करेंगे बेटा? अब ध्यान से देखो, तो आपने ये तो कर लिया। अब इसके बाद ये जितना आपको याद होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाली एंट्री होती है ये, ठीक है। इसको इससे करके दिखाता हूँ, तो ये इससे अलग से दिखेगा ये। इसका हम कुछ नहीं करते, याद है? ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाली जो एंट्री होती है उसको तो हम कहीं नहीं दिखाते, ये तो सिर्फ वर्किंग है एक तरह से। तो यहाँ भी हम एक तरह से वर्किंग हमने दिखा दी, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसकी नीचे वाली चीजें पोस्ट होंगी। तो नीचे वाली देखो जरा एक एक करके। जो आपका ये 9,900 है, ये कॉस्ट में आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 9,900 कॉस्ट में। मैं इसको भी जरा हटा दूं ग्रीन से, जो ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है। हाँ जी, 9,900 आपका यहाँ पे कॉस्ट में आ गया। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी के कॉलम में आ गया। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेट जो है वो फ्रेट में आ गई। आईजीएसटी वाला यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये हट गया, ये फ्रेट फ्रेट में आ गया। और जो टोटल था वो टोटल यहाँ पे आ गया।
समझ आई मेरी बात? तो यानी जो चीजें आपकी वर्टिकली लिखी थी आपने वही सारी हॉरिजॉन्टली लिखी। हाँ बट ये याद रखना कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उससे ऊपर वाला पार्ट कहीं नहीं आता, ठीक है? ये तो सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन के लिए हमने दिखाया हुआ है इस तरीके से। बताओ निशा। सर हमारे बुक में जैसे जीएसटी वाले क्वेश्चन नहीं दिए तो वो वैसे आएंगे? बेटा जीएसटी वाले यहाँ नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी के चैप्टर में दे रखे हैं। आपको अगर याद हो अलग से चैप्टर किया था, वहाँ हमने सब्सिडरी बुक नहीं करी थी, ठीक है? तो वहां से प्रैक्टिस करना उसको। पूछो ईशा। सर आउटपुट भी होगा तो फिर इतने सारे कॉलम्स बन जाएंगे, तो आउटपुट उसका इसमें भी कैसे होगा? column आउटपुट इसमें कैसे हो जाएगा? वो तो कहाँ आएगा? सेल्स बुक में। sales। अरे हाँ, अभी तो हम परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है? तो इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा कॉलम नहीं बनते। और तो परचेज बुक में मैक्सिमम यही कॉलम है। फिर हम बाकी बात करेंगे, अभी सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न की बात में करेंगे। पहले अभी इतना समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं है, सेम चीज ऐसे ही सेकंड एंट्री आएगी, सेकंड एंट्री का करो। तो देखो सेकंड एंट्री भी ये सेम इसी तरीके से हो रखी है। आपने अभी गर्ग स्टेशनरी से खरीदा था दिल्ली में, और उसके बाद आपने खरीदा जैन स्टेशनरी से यूपी में। तो बस फर्क क्या हो गया? सारा कुछ सेम, बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम, बस फर्क क्या आ गया कि आपका सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ गया। क्लियर? ठीक है, बाकी सारा सेम है। देखो वही सेम स्टेप, सब कुछ वही सेम। अच्छा उसके बाद क्या होगा? जब आप ये सारी ट्रांजेक्शन कर लोगे, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन ली थी। आप इसके बाद जब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, 3 4 5 जो भी ट्रांजेक्शन है, वो जब सब कर लोगे, करने के बाद फिर टोटल करोगे इसका, ठीक है? जैसे सारे कॉलम्स का टोटल करा हुआ है, कॉस्ट का टोटल किया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फ्रेट, टोटल, इन सब का टोटल करो। क्लियर हो गया? और या साइड में लिख दोगे ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। लेकिन ये मैं समझाऊंगा कि आगे पोस्टिंग कैसे होगी, फिलहाल अभी इतना लिख करके छोड़ देंगे। क्लियर है? आगे जाके पोस्टिंग सिखाऊंगा कैसे होगी। अगर मैं ये अप्रैल के महीने का बना रहा था तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 अप्रैल, कि आपने महीने के एंड में बुक क्लोज करी और इस तरीके से। हाँ निशा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर ये जो इनवॉइस नंबर है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा? हाँ क्वेश्चन में दिया होगा तो भरोगे, नहीं दिया होगा तो खाली छोड़ दो। इनवॉइस नंबर हो गया बेटा जो आपने जिससे भी खरीदा है सामने वाली पार्टी से, उसने जो इनवॉइस रेज किया होगा उस पर जो नंबर आ रहा होगा। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर मेरे में जो लास्ट स्टेप है वो ऐसे है, जैसे मंथ एंड, परचेज अकाउंट, डेबिट और टोटल। क्या क्या क्या? परचेज अकाउंट डेबिट आगे? परचेज अकाउंट डेबिट और फिर जो टोटल है हाँ तो मैंने उसकी जगह ये लिखा है ना, ट्रांसफर। ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। एक ही बात है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट लिख लो, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट लिख लो, बात एक ही है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया कैसे करना है? तो एक तो पहले इसकी फोटो खींच लो बेटा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हालांकि ये जो आगे मैंने एरोज बना करके लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, ये सब अभी बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसकी फोटो खींच लो, ठीक है? अब बाकी बुक्स में क्या फर्क है वो समझते हैं। परचेज बुक हो गई, सेम डिट्टो तरीके से सेल बुक बनेगी। फर्क क्या आएगा? हेडिंग चेंज होगी, परचेज बुक की जगह सेल बुक आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या फर्क आएगा जरा समझ लो। आपका यहाँ पे परचेज बुक की जगह सेल बुक आ जाएगा बेटा, हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ परचेज बुक की जगह सेल बुक आ जाएगा। यहाँ जो कॉस्ट लिख रहे हो, कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा इनपुट की जगह सब जगह क्या आ जाएगा? आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट कौन सा बच गया? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर हो गया? समझ आया? यही फर्क आएगा, बाकी सारा कुछ तो सेम रहने वाला है। जिस पार्टी को बेचोगे उसका नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। सो सिंपल। इसी तरीके से बेटा जब आप परचेज रिटर्न बुक बनाओगे तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी परचेज रिटर्न बुक। हाँ, अब बाकी सारे कॉलम जो परचेज बुक के थे वही रहने वाले हैं, यानी कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। क्योंकि जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो जीएसटी भी रिवर्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जैसे आप परचेज रिटर्न की एंट्री बनाओगे साथ में जितना जीएसटी बनता है वो रिवर्स हो जाएगा। तो सारा सेम, डिट्टो सेम। इस चैप्टर की खासियत या मजेदार बात यही है, एक एक दो क्वेश्चन करके देखे, वहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्लियर? सेम सेल, जो परचेज रिटर्न जैसे बताया उसी तरह से सेल रिटर्न बनेगा। जो कॉलम सेल्स में थे सारे कॉलम वही रहने वाले हैं, हेडिंग क्या आ जाएगा? सेल रिटर्न। क्लियर है गाइस? तो ये चारों की चारों बुक बिल्कुल सेम सिमिलर तरीके से बनती है। अब यहाँ भी ध्यान रखना, अब अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक बनानी है, लेट्स अज्यूम,
क्वेश्चन क्या कहता है, परचेज बुक बनानी। अब भाई सिर्फ परचेज बुक बनानी है ना, अब उसके अंदर कैश परचेज की एंट्री आ जाएगी, जानबूझ करके डालेंगे। वो तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी शगुन, कैश परचेज की एंट्री? कैश बुक में। कैश बुक में जाएगी। अब मेरे से तो कैश बुक बनाने को बोला नहीं है, तो जैसे कैश बुक के टाइम पे अगर कोई क्रेडिट की एंट्रीज होती थी तो नोट डालते थे, ऐसे यहाँ पे नोट डालोगे बेटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम तरीका, इसके अलावा जो भी चीज कहीं और जानी है उसके लिए नोट आ जाए। क्लियर कि भैया ये इस वाली बुक में नहीं, ये तो इस वाली बुक में जाएगी, वो तो हम बना नहीं रहे, इसलिए हमने सिर्फ नोट दिया। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया? अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, एक बार जरा खोल लेते हैं, कहाँ पर है भैया ये चैप्टर? मजेदार था ना, एक के साथ 3 फ्री, और वो भी सारे कितनी 10 मिनट में खत्म। था ही क्या इस चैप्टर में, है ना? एक बार बस फॉर्मेट समझना था और कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही आसान चैप्टर, 11th चैप्टर है ना। तो मुबारक हो गाइस, विद दिस आपका 12th चैप्टर तक खत्म हो गया है, और इसके बाद एक 14th भी हो चुका है, 12th तक सारा खत्म हो गया है, और फिर उसके बाद 13th का अपने को करना है बैंक रिकंसिलिएशन, देन 14th हो चुका है। तो आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से, अगर टर्म 1 का सिलेबस जैसे हम देखें, जो बोला गया है कि टर्म वाइज अगर आपका पेपर लेंगे, अगर लेते हैं आपके स्कूल वाले, तो हमारे 2 टॉपिक बचेंगे आई गेस बस। कौन कौन सा? एक बैंक रिकंसिलिएशन और डेप्रिसिएशन, यही बचेंगे, और भी कुछ बचेगा? यही है ना बस आई गेस, तो हो जाएगा जल्दी ये भी। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपके टेस्ट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, थोड़ा अभी ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है। तो आप बेटा अपना एक काम जरूर करो, अपना जितना प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो, ठीक है? फिर हमारे टेस्ट हम एक साथ लेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो क्वेश्चन जरा निकालें, चैप्टर नंबर 11। देखो, अब मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अब मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि काफी हद तक तो चीजें आप ऑलरेडी सब में सिमिलर ही हैं, और आप काफी क्वेश्चंस जनरल प्रॉपर वगैरह के सब कर चुके हो, तो मैं सारे नहीं दे रहा हूँ बेटा। और किसी में अगर लेजर बनाने को बोला हो ना कि इसके बाद इसकी पोस्टिंग दिखाओ लेजर, अभी नहीं करना लेजर पोस्टिंग, हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आपने कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 4, सारे नहीं दे रहा हूँ बेटा, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, 10, 12, ठीक है, 1, 4, 7, 8, 10, 12, पहले मैंने इतने सारे काट दिए बीच के, 1, 4, 7, 8, 10, 12। हाँ, उसके बाद जो जनरल प्रॉपर वाले हैं ये मैं चाहूंगा कि आप कर दो, ठीक है? तो ये सारे कर लेना जनरल प्रॉपर के, यानी कौन कौन से हो गए, 13, 14, 15, ये तीनों कर लेना, ठीक है? अब ये जो 16, 17, 18 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर सारा कुछ बनाना है। तो मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन हम कर लें, तो लेट्स टेक 16th क्वेश्चन, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारे नहीं करेंगे, एक करेंगे, और इसी में आपको मैं आगे लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा कैसे करना है। तो गाइज, और जो मेरे को वो ये सारा पूरा करके देगा, मैं उसी का करके यहाँ पे आगे दिखा दूंगा। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। 15 क्वेश्चन तक तो मैंने बता दिया कौन कौन से करने हैं। अब 16th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स बनेंगी, और सारी सब्सिडरी बुक्स जितनी भी जरूरत है वो बनेंगी, यानी कि जो आपका बनेगा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ठीक है? तो ये सारी बुक्स बनाओ। कैसे करोगे, सबके फॉर्मेट बनाओ। तो कैश बुक पूरा एक पेज का रखना, कैश बुक बड़ी बनती है बेटा, ठीक है? आप चाहे तो पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ जाएगी, उसके आगे लिख लो ट्रांजैक्शन के आगे, जैसे सीबी कैश बुक में जाएगी, पीबी, एसबी, ये लिख लो। क्लियर? जनरल प्रॉपर है तो जेपी, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी